नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयनील यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि लोकसभा संचालन समिति के सदस्य भी हैं। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि पिछले 7 सालों में आपकी सरकार ने पूर्वांचल में कोई एक ऐसा क्या कार्य किया है जिससे कि पूर्वांचल के लोगों की दशा और दिशा बदलेगी। हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के और हालिया बीते नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार को लेकर के। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष जयनील यादव जी से कि नगर पालिका परिषद के चुनाव में जहां एक नगर पालिका परिषद और 10 नगर पंचायत हैं, जिसमें महज 2 सीटें ही आप लोग जिता पाए हैं और 4 सीटों पर आप लोगों की जमानत जब्त हो गई है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है जयनील यादव जी जुड़ चुके हैं। जयनील जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा ये शुरू करेंगे कि हालिया में जो चुनाव बीता है नगर पालिका का, भारतीय जनता पार्टी जो है नगर पालिका परिषद मऊ और 10 नगर पंचायत में से सिर्फ 2 सीटों पे घोसी और दोहरी घाट में ही चुनाव जीत पाई है। शेष 4 नगर पंचायतों में देखा जाए तो वहां उनकी जमानत जब्त हो गई है। आखिर क्यों? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से श्रोताओं को, जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त मऊ में नहीं हुई है जी। ऐसा लोग मान करके चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्तमान नगर निकाय के चुनाव में 17 की 17 नगर निगमों में हमने जीत सुनिश्चित की है। अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मऊ की चर्चा कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि 17 आपकी बात आपने बनाया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, यह नगर निकाय का चुनाव है, केवल एक जनपद के दृष्टिगत हम इस विषय को लेकर के चलेंगे। तो फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मऊ की चर्चा सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि नगर विकास मंत्री आपके गृह जनपद मऊ के रहने वाले हैं। चुनाव के पहले उन्होंने काफी बड़ी बजट भी दिया था, काम भी हुआ था और काम दिखाई भी दिया था। जो वर्तमान कुछ लोग चुनाव जीते हैं, जो कुछ लोग चुनाव हारे हैं, चेयरमैन, हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे 2017 के नगर निकाय 2017 विधानसभा के ठीक बाद जो नगर निगम निकाय चुनाव हुआ था जी, उस निकाय चुनाव का जो परिणाम था मऊ के पास भारतीय जनता पार्टी के पास एक नगर पंचायत अध्यक्ष था, मधुबन जी। और इस बार नगर निकाय चुनाव में हमारे पास 2 नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारे पास दोहरी, यानी 5 साल में आप लोगों ने एक को डबल आप लोगों ने कर लिया है। दोगुनी सफलता तो हासिल की ही है। जी। पिछली बार के जो है हमारे सभासद के जितने सभासद थे, करीब 7 या 8 सभासद हुआ करते थे पार्टी के पास। आज के समय में पार्षद का जो चुनाव हुआ है, हमारे पास करीब 27-28 पार्षद नहीं, 11 है मेरे पास। नगर पालिका में 11 बाकी नगर पंचायतों में अगर सभासदों की संख्या जोड़ ली जाए तो इस बार हम दोगुनी सभासद बनाए हैं। 2 सीटों पर हमने जो है नगर पंचायत अध्यक्ष की जीत सुनिश्चित की है। और जहां तक बात है मऊ नगर पालिका, नहीं, मैंने जीत की भी बात की है। 2 जगहों पे जीते हैं, लेकिन 4 जगहों पे आप लोगों की करारी हार हुई है, जमानत जब्त हो गई है। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय का जो चुनाव है वह पार्टी या प्रत्याशी का चुनाव तो होता ही है जी, लेकिन वह क्षेत्र और समाज के बीच में 5 साल लग करके चलने, उनके सुख दुख में भागी सहभागी होने का भी चुनाव होता है। कई जगह ऐसा विषय था, ऐसे लोगों को क्यों नहीं टिकट पार्टी ने दिया? पार्टी देती है निष्ठावान कार्यकर्ता को, उसके कर्म और कार्य के आधार पर पार्टी प्रत्याशी बनाती है। अब कार्यकर्ता या वह व्यक्ति समाज के बीच में कितना लोकप्रिय हो पाता है, कितना जनता का प्रिय हो पाता है, ये उसके अपने व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी निर्भर करता है। जनता के लोकप्रिय होने की बात अगर आप करते हैं तो हम अदरी नगर पंचायत की बात करता हूँ, जहाँ 65% मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं और 35% हिंदू संप्रदाय के लोग हैं। राजकुमार जायसवाल की पत्नी संगीता जायसवाल जी वहाँ चुनाव जीतते हैं। 2 बार वहाँ राजकुमार जायसवाल भी चेयरमैन रहे। बिल्कुल परिणाम देना। मैं घोषी की बात करूं तो घोषी भी जो है, जो टाउन एरिया है जी, उसमें अधिकतर जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी चुनाव जीत गए हैं
मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वह टिकट मुझे लगता है बहुत ही कार्यकर्ताओं की मांग भी थी, स्थानीय जनता भी यह चाहती थी कि मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी जो लगभग घोसी के लिए घोसी नगर के लिए मुझे लगता है चर्चा ये कर रहा हूँ कि जहाँ मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग हैं वहां भी सफलता बीजेपी को मिली है। राजकुमार जायसवाल जी निर्दल जीते हैं, राजकुमार जायसवाल जी अदरी से निर्दल जीते हैं, और तीसरी बार जीते हैं, 2 बार अपने रहे हैं, उनकी पत्नी भी रह चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार 4 जगहों पे अपनी जमानत जब्त करा ली। मऊ में 45 जो है सभासद हैं, जिसमें महज 11 सीटों पे ही जीत पाई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नगर विकास में जिला पंचायत के अध्यक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं, पूर्व विधायक, हमारे माननीय मंत्री जी नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा और बाहरी मंत्री को भी जो है कैंप करने के लिए मऊ में बुलाया गया। नगर पालिका परिषद की बात छोड़ दीजिए, मैं नगर पालिका परिषद की बात छोड़ दे रहा हूँ। अरशद जमाल ने 36,500 से चुनाव जीत लिया है। मैं मानता हूं वहां गलती हुई है, सही हुई है, लेकिन आप लोग सभासद 45 में सभासद भी नहीं जिला पाए, 1/4 आप लोग जीते हैं। 45 है, 11 तक 44 होता है, 11 ही आप लोग जीत पाए हैं। मैं ये 1/4 आप लोग हारे हैं। 1/4 हारे नहीं है, आपको ये हार नहीं है, आप लोग जीते हैं। पार्टी जैसे मऊ नगर पालिका की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मऊ नगर पालिका अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, ये आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जी। और परिसीमन भी इस बार हम लोगों ने कराया था, तो जो 54 ग्राम सभाएं बढ़ी हैं, 50,000 वोट भी बढ़ा था, 50,000 52,000 जो वोट बढ़े थे, वोट प्रतिशत इस बार अगर आप देखेंगे पिछली बार के नगर पालिका के चुनाव में 57-58% पोलिंग हुई थी। इस बार जो है नगर पालिका के चुनाव में आप देखिए 52% पोलिंग हुई है, 52% पोलिंग हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के वोट परसेंटेज न बढ़ करके शहरी बूथ केंद्र के जो की पोलिंग है वो बढ़ी है। जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ है, जो पोलिंग स्टेशन है, वहां पर मैं आपको ज्यादा मतदान हुआ है। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। मुस्लिम मतदाता वोट देने आए, जो परसिमन के बाद नए गांव आए थे वो वोट देने नहीं आए, वहां परसेंटेज नहीं बढ़ा जैसा कि आप कह रहे हैं। आखिर क्यों? आप लोग तो पन्ना प्रमुख भी बनाते हैं, परसेंटेज नहीं बढ़ा, मतदान वहां भी हुआ है, मतदान हर जगह हुआ है, आप लोग तो पन्ना प्रमुख भी बनाते हैं, काफी काम करते हैं। आप लोगों का तो बूथ स्तर पे काम होता है। बिल्कुल, हमारे बूथ स्तर अब तो पेज पे भी काम होने लगा है, तो पेज पे भी काम होने लगा है। हमारा जो है सेक्टर और बूथ का जो स्ट्रक्चर है वो लगातार जो है निचले स्तर तक काम करता है, लोगों वोटर बनाने का काम करता है, नव मतदाता जोड़ने और जो है बोगस वोटों को हटाने घटाने का भी काम करता है। हम ही सक्रिय हैं और हमारी पार्टी इस विषय पर बहुत जो है सघनता से काम करती है। अगर हम कोपागंज की बात करें तो कोपागंज में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 4 नंबर के रहा है। 1 नंबर पे वहां निर्दलीय रहे, 2 नंबर पे सपा का कैंडिडेट रहा है, 3 नंबर पे वहां जो है आम आदमी रहे हैं, जय सुहेलदेव रहे हैं, और 4 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही। अगर हम बात करें मोहम्मदाबाद की, तो मोहम्मदाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। हम सिर्फ मऊ नगर पालिका परिषद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे भी नगर पंचायतों की बात कर रहा हूं जहां पार्टी को करारी हार मिली है। नहीं, मैं उसको हार नहीं मानता। हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ सभासद जितने हमारे प्रत्याशी सभासद, देखिए हार का माने क्या होता है? देखिए जनता ने जिसको चुनाव जिताया है हमने उसको भी स्वीकार किया है। देखिए कई सारे प्रत्याशी लड़ते हैं, जहां लोगों की कोई जीतेगा कोई हारेगा, यह तो चुनाव में तय है। किसी एक व्यक्ति को जीत मिलनी है, पार्टी को हार मिलनी है, जहां पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। यहाँ केवल मऊ जनपद में ही अगर ऐसा हुआ है तो उसको हमने स्वीकार किया है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही है, गोरखपुर में हमने नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव जीते हैं, बनारस में हमने जीते हैं, गाजीपुर में, मैं आजमगढ़ मंडल की बात कर रहा हूँ, मैं आजमगढ़ मंडल की बात कर रहा प्रकार से सीटें निकाली। देखिए मैं आजमगढ़ बाकी 17 के 17 महानगरों में हमने अपने जो है बनाए हैं। अध्यक्ष मैं आजमगढ़ मंडल की बात कर रहा हूँ, आप आजमगढ़ में चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल हो सकता है, हम बार-बार कहते हैं मऊ में चुनाव हार गए हैं, आप बलिया में चुनाव हार गए हैं, आजमगढ़ मंडल में आप गोरखपुर की बात करें, ठीक है, हार गए। परिणाम विधानसभा में जनता ने दिया था, जातिवाद का जहर जो है इतना घुला पड़ा है पूर्वांचल में। मेरा यह मानना है, हम लोग तो जातिवाद को हटाने और जो है उन चीजों को ठीक करने के लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आता। जनता को विकास के साथ जाना चाहिए, लेकिन जब जनता विकास के साथ न जाकर के, बहुत कम समय है, जनता विकास के साथ न जाकर के जातिवाद के साथ जा रही है, तो 7 साल के कार्यकाल में कोई आपके सरकार की कोई एक ऐसी कार्यकारी योजना पिछले 7 साल में हमारी सरकार की कोई एक कार्यकारी नहीं, मैं अगर गिनाने लग जाऊं तो दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं। मैं एक योजना के बारे में जानना चाहता हूं जो पूर्वांचल के लोगों की दशा और दिशा बदलने का काम किया। पूर्वांचल के लोगों की दशा और दिशा बदलने के लिए जो सबसे कोई एक कल्याणकारी योजना सबसे मुझे लगता है कि जनता के लिए योग्य और
जनता के लिए सबसे अच्छी और सुलभ कोई योजना है। जो पूर्वांचल पिछड़ा इलाका है जी, पूर्वांचल पर जब हम ध्यान देते हैं और पूर्वांचल के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली दृष्टि एक ऐसी आती है कि ये गरीबी से जूझ रही है और अपना जीविकोपार्जन के लिए। पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा गया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूर्वांचल चीनी का पूर्वांचल जो है कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा जो है उद्योगी यहाँ क्षेत्र है। चीनी मिलें हुआ करती थी जी, हर जिले में। कोई आप ऐसा इसे गरीब जनपद कैसे नहीं, कह सकते हैं? पिछड़ा हुआ इलाका है जो जी जहाँ फैक्ट्रियों की कमी है। जी, अत्यधिक मात्रा में फैक्ट्रियां या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती हैं या नोएडा में ऐसा क्या दिखाई कारण? देती हैं, हरियाणा में दिखाई देती हैं। ऐसा क्या लेकिन कारण? पूर्वांचल के किसी व्यक्ति को अगर ऐसा क्या कारण है रोजगार कि करना प्रधानमंत्री जो है बनारस से संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं, 7 साल बीत गया, अगर यहाँ फैक्ट्री और कंपनियां नहीं हैं तो क्या प्रधानमंत्री का वाराणसी क्षेत्र होने की वजह से पूर्वांचल में कोई बड़ी कंपनी या बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए कि जल इंजीनियरिंग लगनी चाहिए? पूर्वांचल में ही क्यों, मुझे लगता है कि हर उत्तर प्रदेश के हर जनपद में सरकार जो है एक जनपद एक उत्पाद की योजना से सरकार काम कर रही है। जिस जनपद में पहले से जिस भी विषय को लेकर के जनपद में लोग काम करते रहे हैं, मऊ जनपद में टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम रहा है, कपड़े का बहुत अच्छा काम रहा है, यहाँ वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में बड़ी फैक्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ। बड़ी फैक्ट्री या बड़ी कंपनी या पूंजी निवेश दूसरे विदेशी कंपनियां चाहे भारत की कंपनियां ने पूर्वांचल में क्यों नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री उस पर इच्छुक नहीं है या पूर्वांचल के लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है? आखिर क्यों नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हमारे मऊ जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के जहां तक आप बात कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री की, कल कारखाने की जो एक साथ करीब 1,50,000 लोगों को रोजगार दे सके, उसका स्थान आज छोटे छोटे उद्यमों ने ले लिया है। हम जब इस इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, आपने छोटे छोटे उद्योग की बात की। छोटे छोटे उद्योग की अंतिम सांस ले रहे हैं। ऐसा नहीं, उदाहरण मैं बता दूं आपको भारत बनाने, मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ। मऊ की मऊ वाली साड़ी एशिया के तमाम देशों में जाती थी, आज वो अंतिम सांस ले रही है। यहाँ के बुनकर सबसे ज्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है कि माल तो तैयार हो जाता है, माल भेजने का इनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो रोजगार को लेकर के है, वो शिक्षा को लेकर के। यहाँ कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़ा विद्यालय नहीं है, यहाँ कोई बहुत बड़ा रोजगार का सृजन नहीं है। और प्रधानमंत्री भी आपके वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो उसी बड़ा विद्यालय नहीं है या शिक्षा की ऐसी कोई उचित व्यवस्था नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारी सरकार ने पिछले 7 सालों में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है सरकार ने। हर मंडल स्तर पर जो है हम कृषि विश्वविद्यालय देने का काम कर रहे हैं। बगल में ही आजमगढ़ मंडल में ले लीजिए, कृषि विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है। हमारे मऊ जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए जो है धन भी स्वीकृत हो गया है। बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज लगभग पूर्ण हो चुका है। हमने ये पूछा है कि पूर्वांचल के आम जनमानस क्या कौन सी कोई एक कल्याणकारी योजना बताइए जिसके पूर्वांचल के आम जनमानस को इसका लाभ मिले। पूर्वांचल के लोगों को रोजगार चाहिए, पूर्वांचल के लोगों की, यहाँ के किसानों का पूर्वांचल के लिए सबसे ज्यादा जो है पूर्वांचल की जनता ने किसी एक योजना का लाभ लिया है तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण हो या शहरी हो, हमें घर रहने के लोगों को रहने के लिए अगर छत नहीं है या एक छत के नीचे कहीं दर्जनों परिवार रह रहे हैं, हमारी सरकार ने आवास दे। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, हम छत के नीचे रह रहा हूँ, लेकिन खाने के लिए भी तो हमें चाहिए ना। खाने के लिए चरम सीमा पे है। वो प्रधानमंत्री जी पिछले 7 वर्षों से आप देख रहे होंगे 5 किलो चावल और 5 किलो राशन, ये किसने किया? आजादी के 70 साल बाद भी, आजादी के 70 साल बाद भी 30 साल नहीं, हमारी सरकार तो निरंतर लगातार हर महीने राशन कार्ड पात्र 30 दिन पात्र लोगों को राशन कार्ड 5 किलो मिलता है, राशन एक आदमी 5 किलो मिलता है तो क्या 30 दिन उनका काम चल जाएगा? बच्चे की फीस जमा कर लेंगे, गैस सिलेंडर खरीद लेंगे, दवा करा लेंगे, तमाम बिंदुओं में चर्चा हो रही है। एक एक करके आते हैं ना। राशन सरकार दे रही है, 5 किलो चावल है, 5 किलो गेहूं है, नमक है, तेल है, मसाला है, हम चना है। और जहां तक रह गई बात उनके इलाज की, इलाज के लिए आपको क्या चाहिए? आज 70 साल, आजादी के 70 साल बाद भी आज प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को तैयार किया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को, इस देश की 50 करोड़ आवाम को 5 लाख रुपए अपना इलाज कराने के लिए, कैंसर का
विषय हो या किसी भी प्रकार की लाइलाज बीमारी के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए देने का काम किया। समय समाप्त हो रहा है। आप सुन रहे थे जयलीन यादव जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। राजनीतिक चर्चा में आज आपसे चर्चा हुई और आपने बड़े विभाग टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत सरकार की वो तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो है आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहा है, लोग छत के नीचे रह रहे हैं और 5 किलो राशन भी दिया जा रहा है। हर जो है जनपदों में जो है मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो रही है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खासीपुर आप बने रहिए। मैं